नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए और गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको एक प्यारा सा तोहफा रेलवे के द्वारा दिया गया है। आपकी जो है आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई हैं, जिनके फॉर्म भी आपके डलना कुछ ही दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। आइए इस वैकेंसी के बारे में समझते हैं, क्या है आपकी वैकेंसी और जो है कितनी पोस्ट हैं। 12,000 प्लस में पोस्ट हैं, लगभग 11,000 के समथिंग आई हैं इसमें, और आगे पोस्ट संभावना है कि आपकी भर्ती बढ़ सकती है। और क्या इसका सिलेबस होगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी स्ट्रेटजी होगी, कैसे पढ़ें कि हमारा जो है रेलवे में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को और बहनों को शेयर कर दीजिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास 12वीं है या जिनके पास ग्रेजुएशन है, उन सब के लिए आपको इस क्लास को शेयर करना है ना। चलिए आइए समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या क्या है और क्या इसमें दिया गया है आपका। तो देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है वो आरआरबी एनटीपीसी, कौन सी पोस्ट है हमारे पास, आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट है आपकी। अब जो है कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, तो देखिए इसमें जो है दो तरीके से वैकेंसी निकाली गई है आपकी। एक जो होगी आपकी जिसमें ग्रेजुएशन वाले डाल पाएंगे, आपकी कौन डाल पाएंगे फॉर्म, आपकी ग्रेजुएशन जिनके पास डिग्री है, कोई भी बैचलर डिग्री हो, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, जिनके पास डिग्री है वो फॉर्म डाल पाएंगे। और दूसरा जो लोग फॉर्म डाल पाएंगे वो 12th पास वाले डाल पाएंगे, जो 12वीं पास हो। दो तरीके की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें हम बात करते हैं किस किस के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस किस पर भर्ती आपकी निकाली गई है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। किसकी बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सी जो है आपकी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, क्या इनका आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन से जो पोस्ट आपकी निकाली गई हैं वो है आपकी 8,113। कितनी पोस्ट हैं आपकी, तो आप बताओगे जो ग्रेजुएशन से निकाली गई हैं वो है आपकी 8,113 पोस्ट। और इसके जो फॉर्म हैं, इसके जो आपके फॉर्म डालना चालू होंगे वो होंगे आपके 14 तारीख से, यानी 14 सितंबर से। कब से डलना चालू हो जाएंगे आपके, 14 सितंबर से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आप जिनमें फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहली पोस्ट की अगर बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर। तो आपको पहला जो पोस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सी आएगी आपकी, तो आप बताएंगे चीफ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। किसकी होंगी आपकी, तो आपसे पूछा गया है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये आपका एक पोस्ट है जिसमें चीफ जो बड़े पद पर मुख्य जो होगा आपका वो कमर्शियल जो आपके टिकट बनाने वाले होंगे, है ना, उनके सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसमें कितनी पोस्ट हैं आपकी, तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, इस पोस्ट पे जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो है 1736। कितनी पोस्ट हैं आपकी, 1736। फिर आपकी है इसमें स्टेशन मास्टर की, जिसको आप एएसएम कहते हो। दूसरी आएगी आपकी इसमें किसकी, स्टेशन मास्टर की। कौन सी पोस्ट है आपकी, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। इसमें कितनी है, तो वो आपकी दी गई है 994। कितनी पोस्ट है आपकी, 994 इसमें पोस्ट दी गई है। अब इसमें गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड की या गुड्स ट्रेन मैनेजर,
गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी पोस्ट है आपकी, तो ये है 1507। कितनी पोस्ट है आपकी, 1507 इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। फिर एक और इसी में फील्ड आई है आपकी, है ना, जिसको आप बोलते हैं जूनियर अकाउंटेंट। कौन सी है आपकी, जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट, तो जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो है 1507 आपकी जो इसमें हो गई है। जबकि अगर हम बात करें गुड्स ट्रेनर, ये है आपकी इसमें जो वैकेंसी आपकी दी गई है वो है आपकी 3144 और इसमें दी गई है आपकी 1507। कितनी है आपकी, तो आप बताओगे सर इसमें है 1507 वैकेंसी। और एक और पोस्ट दी गई है आपकी जिसको हम बोलते हैं सीनियर क्लर्क। कौन सी पोस्ट है आपकी, तो आप बताओगे सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क की कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें अभी बताई गई है 732। तो देखिए ये आपकी 5 पोस्ट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है वो फॉर्म आपके डाल सकते हैं। इतना अपन याद रखना। तो देखो आप जैसे फॉर्म डालेंगे वो तो आपके सभी वैकेंसी के एलिजिबल होगा आपका, है ना। अब बात तो ये आती है, ये तो हमने बता दिया। अब 12th पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है जिनमें आप फॉर्म डाल पाएंगे, तो देखिए यही हम बात करें कि जो आरआरबी है आपका एनटीपीसी में ही किसकी बात करते हैं हम, 12th पास की। तो 12th पास वालों के लिए कौन कौन सी आपकी वैकेंसियां हैं, कितनी वैकेंसी हैं, तो देखिए अगर अपन बात करें इसके जो फॉर्म हैं, तो इसके जो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे आपके 21 सितंबर से। कब से भरे जाएंगे आपके, 21 सितंबर से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 3445 टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें, तो 3445 इसमें आपकी पोस्ट हैं। अब कौन कौन से हैं आपकी इसमें पोस्ट, कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें जो पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यह आपकी पोस्ट है। इसमें कितनी जगह है, तो आपके जे 2022 इसमें जगह दी गई है। दूसरी अगर हम बात करें पोस्ट की तो वो है आपके अकाउंटेंट क्लर्क की। अकाउंटेंट कम टिकट टाइपिस्ट, यह आपकी पोस्ट है। इसमें कितनी जगह है, तो इसमें जो जगह बताई गई हैं वो 361 हैं। फिर आपका आता है अगला जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी पोस्ट कितनी है आपकी, तो इसकी जो पोस्ट हैं केवल जो है आपकी वो है 990। कितनी पोस्ट है आपकी, 990 पोस्ट है। और एक और है आपका ट्रेन क्लर्क। कौन सी पोस्ट है आपकी, ट्रेन क्लर्क, इसकी कितनी पोस्ट है, तो टोटल जो है आपकी वो 72 पोस्ट है। ऐसे करके जो है 3445 या आप 3445 पोस्ट देखते हैं। ये सारी जो पोस्ट हैं वो हमारे 12th पास से निकल के आई। देखिए अभी तक का डेटा है, आगे अभी तक आपने देखा होगा कि चाहे आप लोको पायलट मान लीजिए या एनटीपीसी देख लीजिए, सॉरी टेक्नीशियन देख लीजिए आप, या आरपीएफ देख लीजिए, सबकी वैकेंसियां बढ़ी हुई हैं। तो अभी जो इसकी 11,000 प्लस वैकेंसियां या 12,000 प्लस वैकेंसियां आपकी ये बढ़ेंगी मेरी भाई।
इसलिए ये मत सोचना कि 12th पास से इतनी कम वैकेंसी है, इतने सारे लोग फॉर्म डालेंगे तो हम क्या करेंगे। हमें केवल एक जॉब चाहिए भाई, हमें हजारों से मतलब नहीं है, हमें केवल कितनी जॉब चाहिए, एक चाहिए। उस एक पर निशाना होना चाहिए आपका, है ना, और आगे चल के वैकेंसी बढ़ेंगी। ऐसा ना हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि मेरे भाई जो लोगों ने आरपीएफ का फॉर्म डाला है उनके लिए जो है आपकी एनटीपीसी वरदान सिद्ध होने वाली है। जो भाई बहन फिजिकल नहीं दे सकते हैं आपका, जिनकी हाइट नहीं है ना, वो आपके फॉर्म डाल सकते हैं किसमें, एनटीपीसी में, और उनका पेपर निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें जरूर से जरूर फॉर्म डालना है, ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी करना है। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, किसकी बात करते हैं अब हम, सिलेबस क्या है। और सिलेबस के पहले हम बात करते हैं कितने फेयर में पेपर होगा। तो देखो मेरे भाई, इसका होगा पहले सीबीटी 1, क्या होगा, सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो सीबीटी 1 में जो है आपका सिलेबस क्या है, तो आपने कहा इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी आपकी, और एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है जीके आएगा। अब कितने नंबर का आएगा, तो मेरे भाई आपको याद रखना, इधर अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, और इधर आपके मार्क्स की कितने के, और इधर की बात करते हैं हम टाइम कितना होगा। तो देखिए मैथ के जो क्वेश्चन हैं आपके पहले पेपर सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन होंगे आपके, रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और जीके के आपके 40 क्वेश्चन होंगे। ऐसे करके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, 100 क्वेश्चन होने वाला है। टाइम मार्क्स भी आपके सेम ही है, एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स दिया जाएगा आपका। आपका जीडी जैसा हाल नहीं रहेगा कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इधर 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, यानी टोटल पेपर कितने नंबर का होगा आपका, 100 नंबर का ही होगा। अब जब 100 नंबर का है तो आपके लिए टाइम जो दिया गया है वो आपके केवल 90 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे आपके पास, 90 मिनट उसके लिए दिए गए हैं आपके। अब 90 मिनट में आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है। जो भी मेरे भाई सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे फिर उनका होगा सीबीटी 2, चाहे आप ग्रेजुएशन से हो चाहे आप 12th पास से हो, सबका सीबीटी 1 भी अलग होगा और सीबीटी 2 भी अलग होगा, है ना। पोस्ट के हिसाब से आपका जैसा आप क्वालिफाई कर रहे हैं आप वैसा आपका सिलेबस उसमें आएगा। सिलेबस सेम है बट ये लेवल थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। अब यही हम बात करें किसकी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, किसकी बात करते हैं, सीबीटी 2, तो इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर अपन बताएंगे क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं किसकी, कि आपका मार्क्स कितने आएंगे, आपके कितने नंबर का रहेगा आपका, और आपका टाइम क्या है। तो देखिए मेरे भाई जैसे आपका सीबीटी 2 होगा तो सीबीटी 2 के लिए सिलेबस सेम है, मैथ्स आएगा, रीजनिंग हो गया आपकी, और आपकी आएगी क्या, जीके जीएस। अब इसमें क्या आएगा आपका, तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 35 मैथ के क्वेश्चन होंगे, 35 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और 50 जो है आपके जीके के क्वेश्चन होंगे। जैसा आपका आरपीएफ में आ रहा है वैसा ही आपका इसका पैटर्न रहेगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा बदल जाएगा। अब 35 नंबर के ही मैथ, 35 नंबर की ही रीजनिंग, और 50 नंबर की आपकी जीके आएगी। बस मेरे भाई आपको समय का याद रखना है, समय केवल आपके पास होगा कितना, 90 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 120 क्वेश्चन हैं। आपको पता है आरपीएफ में भी 120 क्वेश्चन ही आने वाले। टाइम कितना अपने पास, 90 मिनट है। तो हुआ क्या है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, इतना सा हुआ है, आपको वहां क्वेश्चन कम दिए थे, टाइम ज्यादा था, यहाँ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम बराबर ही है। तो आपको थोड़ा सा इस सीबीटी 2 के लिए स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा मेरे भाई, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें अपन, नेगेटिव जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्क्स कितना है, 1/3, या जिसको आप बता सकते हो
0.33%। 3 गलत होने पर, 3 क्वेश्चन गलत पर 1 क्वेश्चन कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए ये तो नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली। अब बात आती है कि सर हमें पढ़ना क्या है। ये तो आपने बता दिया कि सीबीटी 1 के लिए, 2 के लिए बता दिया, सीबीटी 1 के लिए बता दिया। अब सर थोड़ा सा सिलेबस और बताएं, मैथ रीजनिंग में पढ़ना क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप जो है मैथ्स का सिलेबस लिख लीजिए, आपको क्या पढ़ना है, जो आपका सीबीटी 1 में भी काम करेगा, सीबीटी 2 में भी करेगा, और जो है आप जितने भी रेलवे एग्जाम देंगे उन सब के लिए आपके आने वाले, है ना। तो सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। मैथ में हमें पढ़ना है क्या, संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो जो आपको है वो संख्या पद्धति, यानी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है दशमलव, दशमलव भिन्न। क्या आएंगे आपकी, जो है दशमलव भिन्न आपको पढ़ना है। फिर आ जाएगा आपका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपका और सिलेबस आएगा जिसमें आप बात करते हो प्रतिशत की, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। फिर आ जाएगा आपका क्या, औसत। फिर आएगा आपका क्या, औसत के बाद आप पढ़ोगे एसआईसीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एसआईसीआई पढ़ लिया आपने, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कार्य और समय, कार्य और समय। फिर आएगा आपका समय और दूरी, समय और दूरी। तो मेरे भाई इसी में समय और दूरी में ही आएगा आपका क्या, जिसको आप बोलोगे ट्रेन। इसी में आएगा आपका नाभ धारा, ठीक है ना। नाभ धारा आ गया आपका, ट्रेन वाले भी क्वेश्चन इसी में आएंगे। इसी में आएंगे आपके नल और टंकी। इन चैप्टरों को आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद जब आप पढ़ोगे आगे, तो आपको अगला चैप्टर याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लाभ हानि। क्या, लाभ हानि। लाभ हानि के साथ साथ ही आपको याद करना है, आगे पढ़ना है बट्टा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। फिर आपको पढ़ना है मिश्रण, एलिगेशन। क्या पढ़ना है आपको, मिश्रण पढ़ना है। फिर अगला आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति। क्या पढ़ना है आपको, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के बाद आपको पढ़ना है ज्यामिति। ज्यामिति हो गया, थोड़ा आपको इसके बारे में भी परिचित होना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है ना। फिर आएगा आपका, जैसे आप त्रिकोणमिति और ज्यामिति पढ़ लेंगे, फिर आएगा आपका बीजगणित। कौन सा आएगा आपका, बीजगणित। अब बीजगणित जैसे ही पढ़ोगे आप, फिर आपका अगला जो आपको पढ़ना पड़ेगा बीजगणित के बाद, सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। क्या पढ़नी पड़ेगी, सांख्यिकी। और एक और चैप्टर है आपका जिसको आप बोलोगे डीआई। ये जरूर पढ़ लेना आपको, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रेस, जो आपके ग्राफ वाले सवाल आते हैं वो आपको पढ़ना है। तो मेरे भाई ये मुख्यतः जो है आदि अपन करके इधर इत्यादि लिख सकते हैं। फिर आपके थोड़े बहुत जो चैप्टर आते हैं कि क्वेश्चन कहीं से आपकी बेसिक चीजें जो आपसे बनने लगेंगे, लेकिन मुख्यतः आपको इन चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें हमने सरलीकरण नहीं लिया है, क्योंकि सरलीकरण से ये क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं आपके एलसीएम एचसीएफ संख्या पद्धति से।
है ना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ना है। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो मेरे भाई सबसे पहले हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको सादृश्यता। क्या पढ़ना है? सादृश्यता, जिसको एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी जो चैप्टर है वो आपके रेलवे के किसी भी पेपर को देख लीजिए आप, सब में आपको 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी के देखने को मिलते ही मिलते हैं। जब आप एनालॉजी पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ना है आपको संख्या और वर्णमाला। संख्या, वर्णमाला, ठीक है ना, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो जिनमें एक श्रृंखला होती है, संख्या वर्णमाला की श्रृंखला। संख्या वर्णमाला की क्या हो जाएगी? आपकी श्रृंखला देखने को मिलेगी। फिर आगे हम बात करते हैं इसी में, तो आपका आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। फिर इसके बाद आपको अगला पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगर आप आगे की बात करेंगे तो वो आ जाए गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। इसके बाद जो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, वो आपको पढ़ना पड़ेगा समानता और अंतर। समानताएं और अंतर। संख्या दी होंगे, आपसे पूछ सकते बताइए किसके समान है, ऐसे ऑप्शन चार में से उसके समान ढूंढना पड़ेगा, या असमान था अलग संख्या ढूंढनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। फिर अगला जो आएगा आपका, वो हो जाएगा आपका रक्त संबंध। क्या हो जाएगा आपका? रक्त संबंध। रक्त संबंध के बाद आपको पढ़ना है दिशा दूरी। दिशा दूरी, जैसे आप दिशा दूरी पढ़ोगे फिर आपको याद रखना है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था के बाद हमें याद रखना मेरे भाई, आपको घड़ी पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है ना। फिर अगला आ जाएगा अपना पासा, यानी आपको डाइस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। फिर अगला जो आएगा आपका, जिसको आप कहते हो कथन निष्कर्ष। अगला आएगा निर्णयन क्षमता। निर्णयन क्षमता, आपको निर्णय लेना है, निर्णयन क्षमता भी हमारी अच्छी होना चाहिए। कथन और कार्यवाही, इसी में आएगा कौन सा आपका? कथन कार्यवाही। कथन कार्यवाही हो जाएगा आपका। और अगला आएगा मानचित्र। रेखा चित्र। फिर इसी में एक और आ जाएगा आपका आकृतियां और आदि। ये मुख्य रूप से आपको ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें? रीजनिंग के। जब आप इतने पढ़ लेंगे तो मिसिंग नंबर तो आपका आ ही जाएगा इसमें। ये सारे क्वेश्चन हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर सारे हैं आपके, ये रीजनिंग के पढ़ना पड़ेगा। अब इससे ही इंपॉर्टेंट आने वाला है आपका क्या? जीके। सर जीके में क्या पढ़ेंगे? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं जीके में हमें क्या पढ़ना है। जीके या जीएस, क्या पढ़ना है आपको इसमें? तो देखो मेरे भाई, जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? तो देखिए आपको पता समसामयिक यानी करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। करंट अफेयर्स,
इसके बाद करंट अफेयर्स जैसे ही आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स के बाद आपको पढ़ना है क्या, खेल एंड स्पोर्ट्स से संबंधित आएंगे आपको क्वेश्चन, खेल कूद, ठीक है ना। स्पोर्ट्स पढ़ने के बाद जो आपको देखना पड़ेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आगे जो आता है आपका वो भारत के स्मारक और स्थान, ये याद करना पड़ेगा आपको, भारत के स्मारक और स्थान, कहाँ कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं, कहाँ कहाँ के जो विश्व धरोहर स्थल हैं आपके, है ना। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। तो मेरे भाई इधर एक शब्द आया है सामान्य विज्ञान, ये 10th का जो है आपका 10वीं क्लास की जो है सामान्य विज्ञान दी गई एनसीईआरटी, वो अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि सामान्य विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अभी केवल आप याद रखना कि विज्ञान का भी पोर्शन आपका आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं राजनैतिक व्यवस्था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई वो पढ़ना पड़ेगा, और वर्तमान मंत्रिमंडल कौन क्या है उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर आप आगे हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा विश्व के प्रमुख संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन पढ़ना पड़ेगा, विश्व के प्रमुख जो है हमें वो संगठन भी पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से संगठन हैं, ठीक है ना। फिर आगे एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आएगा आपका प्रमुख परमाणु कार्यक्रम, प्रमुख जो है परमाणु कार्यक्रम भी हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से परमाणुओं से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। और अगला वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको याद रखना कौन कौन से आपके केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा अगला भारत और विश्व के पर्यावरणीय मुद्दे, भारत और विश्व के पर्यावरणीय मुद्दे, ये आपको पर्यावरण तो मेरे भाई आपको विशेष तौर पर याद रखना है, पर्यावरण जरूर पढ़ना है, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं आपके भारत में भी और विश्व में भी। अब अगला आपको पढ़ना है कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं संक्षिप्तीकरण, यानी आपको जो है शॉर्टकट्स भी याद रखना, कौन कौन सी शॉर्टकट की होती हैं आपके, ठीक है ना। और कंप्यूटर के अनुप्रयोग कौन कौन से, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर की, कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, ये कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की जानकारी भी आपको याद करनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई आपको। फिर आता है भारत में परिवहन, भारत में परिवहन प्रणाली, भारत में परिवहन प्रणाली भी आपको पढ़ना है, कौन कौन सी परिवहन की प्रणालियां हैं भारत में, ठीक है ना। और फिर अगर हम बात करें प्रमुख परिवहन प्रणालियों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर इसी में आएगा आपका भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व भूगोल आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए
इधर तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं, थोड़े से और टॉपिक हैं इसी में, है ना। जब भारत और विश्व भूगोल आप पढ़ोगे उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया था हमारा, हाँ। फिर आपका आता है प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम। तो ये आपको गवर्नमेंट पॉलिसियां भी याद रखना है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लोगों को प्रोत्साहित या जागरूक करने के लिए, है ना। फिर आपका आएगा आपका भारत और विश्व की प्रमुख हस्तियां, यानी प्रमुख पर्सन जो है उनका क्या योगदान है उनके बारे में भी याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको भारत की वनस्पति और जीव भी याद रखना है, भारत की वनस्पति और जीव, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आता है महत्वपूर्ण, भारत की महत्वपूर्ण सरकार, भारत की महत्वपूर्ण सरकार और योगदान, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आएगा आपका सार्वजनिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख संगठन। फिर आ जाएंगे आपकी पुस्तकें और लेखक, पुस्तकें और लेखक। फिर एक और शब्द जोड़ देते हैं वो आपके विविध, क्या पढ़ना अपन है, विविध। प्रथम भारतीय कौन है, प्रथम महिला क्या है ना, भारत के कौन कौन से जो समाधि स्थल हैं, विश्व में कौन कौन से प्रमुख राजधानियां हैं, कौन से देश हैं, वो सब आपका विविध में आ जाएगा। ये आपका जो है इतना सिलेबस बताया गया आपका किस किस का, तो आपको याद रखना ये जीके का सिलेबस है, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो मेरे भाई सबसे पहले याद रखिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, अभी नहीं ये बताएंगे कैसे कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, खेलकूद, भारतीय साहित्य, ठीक है ना, भारत के स्मारक और स्थान, विज्ञान पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, अपने प्रमुख संगठन पढ़ना है, ठीक है ना। फिर परमाणु कार्यक्रम हो जाएंगे, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे, भारत और विश्व पर्यावरण मुद्दे हो जाएंगे आपके, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और संक्षिप्तीकरण हो जाएगा, भारत में परिवहन प्रणाली हो जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व भूगोल, ठीक है ना, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, भारत और विश्व की प्रमुख हस्तियां, भारत की वनस्पति और जीव, महत्वपूर्ण सरकार और उसका योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख संगठन, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, और एक और जोड़ लेना भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ये भी आपको इम्पोर्टेंट तौर पर याद रखना है। ये भी आपका पॉइंट पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा आपके इतिहास से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, दो ही, प्राचीन इतिहास और आपका जो आधुनिक इतिहास, अंग्रेजों का आगमन हुआ, ये आपको पढ़ना है मेरे भाई। ये हमारा हो गया। लेकिन अब बात आती है सर एक शब्द पढ़ा था हमने, सामान्य विज्ञान, क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था एक शब्द जिसको बोला गया सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में क्या है, तो मेरे भाई सामान्य विज्ञान में हमें पढ़ना है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आप जानते हैं, लेकिन अगर इन पर हम महत्वपूर्ण टॉपिक बताएं तो आप पढ़ लेना धातु, अधातु, या जिसको अधातु और धातु, ये आपको पढ़ना है। फिर और क्या पढ़ना है आपको, आपको जानकारी रखना आवर्त सारणी, क्या पढ़नी है आपको,
आवर्त सारणी पढ़नी है, फिर बल और गति के नियम, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा। फिर अगर हम बात करें तो ध्वनि, प्रकाश, ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, फिर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना आपको। विद्युत धारा के अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत भी आपको पढ़ना है। फिर जो है आपके खाद्य संसाधनों में सुधार, अगला आएगा आपका बीमारियां यानी रोग, फिर आएंगे आपके विटामिन, यह आपको पढ़ना है। फिर आ जाएगा आपका जीवित अंगी, जीवित अंग यानी आपके पूरे पार्ट्स, पाचन तंत्र, ये सब उसी में आ जाएंगे आपके, है ना। फिर आपको पढ़ना है जीव और पौधों में जीवन प्रक्रियाएं, जीव और पौधों में जीवन प्रक्रियाएं क्या होती हैं उनको पढ़ना है। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं विकास, आनुवांशिकता एवं विकास, प्राकृतिक संसाधन, इसी में पढ़ना हमें क्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, रासायनिक प्रक्रियाएं, कौन सा आ जाएगा आपका, रासायनिक प्रक्रियाएं। रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद अगर आप देखोगे अम्ल एवं क्षार और लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये जो है हमारे विज्ञान का सिलेबस है, आपको सारा ही पढ़ना। देखो टॉपिक अगर देखे जाए तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया है और बायोलॉजी भी आ गया है। ये कुल मिला के आपको जी के 40 और 50 नंबर की आ रही है। तो मेरे भाई जिनका आरपीएफ का भी फॉर्म डला हुआ है तो उन्हें भी इन चीज़ों को ही पढ़ना है ना। ये आपका क्लासिफिकेशन कर दिया क्या क्या पढ़ना है आपको उसमें, है ना। अब बात आती है सर क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे हम पेपर को निकाल सकते हैं, यानी हमारी रणनीति क्या होगी। अब हम बात करने वाले हैं रणनीति की। तो मेरे भाई आपको जो है देखिए पढ़ना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी रणनीति है अभी से आप पढ़ना चालू कर दें। अगर कोई फ्रेशर भी है तो सबसे पहले तो वो मैथ्स, 1 घंटा जो है आपका मैथ्स को उसको देना पड़ेगा और वो भी चैप्टर वाइज। कैसे पढ़ना पड़ेगा उसे, चैप्टर वाइज। सबसे पहले जो है आप अपने चैप्टर क्लियर कीजिए। रीजनिंग में भी आपको कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। आप देखिए थोड़ा सा, अगर हम बात करें चैप्टर कितने हैं तो आप बात करोगे लगभग आपके मैथ में 17 चैप्टर हैं और रीजनिंग में भी 17-18 ही मान लीजिए, 20 चैप्टर मान लीजिए आप। इनको आप क्लियर कर। देखिए अभी आपके फॉर्म डल रहे हैं, एग्जाम डेट का भी पता नहीं है कब आएगी। मिनिमम आपको 6 महीने मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6 महीने का तो आपको समय मिलेगा।
जिसमें सबसे पहले आप चैप्टर वाइज उन चीजों को पढ़ें। जैसे अब आपका फिर आया जीके, तो जीके में कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ना चालू करें, एक सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करें आप, यानी सब्जेक्ट वाइज ही आपको पढ़ना है। इसमें क्या लेना आपने, सब्जेक्ट पढ़ना है। और सब्जेक्ट सबसे पहले आप जिसको पढ़ सकते हैं और आगे लंबे समय तक भी याद रख सकते हैं, तो आप इतिहास पढ़ें। क्या पढ़ें आप, इतिहास। दो सब्जेक्टों को साथ में लेकर चलें, इतिहास और आपका संविधान। जैसे आपके इतिहास संविधान कंप्लीट होते हैं, फिर जो है आप इसकी एक अल्टरनेट क्लास, रेगुलर क्लास लें आप, है ना। लगभग आपका जी 15 से 20 दिन आपको लगना चाहिए, एक महीने का समय है आपका। एक महीने में इतिहास और संविधान पढ़ लें आप। फिर उसके बाद आप लेकर आए भूगोल को। किसी पढ़े आप, भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल। फिर इसके बाद जो है आप इसी के भूगोल के साथ में एक सब्जेक्ट और लें जिसका नाम है जीव विज्ञान। क्या लेंगे आप, जीव विज्ञान। तो ऐसे पढ़ेंगे आप तो एक महीने में आपका इसमें समय लगेगा। देखिए ये अलग सब्जेक्ट है, 4 घंटे को 5 घंटे की आपको रेगुलर क्लास पढ़ना है अगर आपको इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन लेना है तो। यानी आपको 1 घंटे यानी 5 घंटे की जो आपको क्लास तो सिटिंग पावर बनानी पड़ेगी। 1 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे आपके जीके, है ना। आप देखिए जैसे ये पढ़ लोगे आप, फिर उसके बाद आता है कि और क्या पढ़ेंगे सर। तो देखिए आपके 2 महीने का सिलेबस बता दिया मैंने। फिर आता है आपका और क्या पढ़ेंगे हम, फिर आप ले लेना आपका भौतिक विज्ञान और साथ साथ में पर्यावरण। ये तीसरे महीने का काम हो जाएगा आपका, है ना। 1 महीना इसमें लगेगा आपका। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको ले लेना है साथ साथ में विविध। क्या लेना है, विविध। विविध जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे ही आपको उसमें याद करना है कि आविष्कारक कौन कौन से हैं, सारी विविध इसमें लेना है। और इसी के साथ साथ जो है आपको साहित्य लेना है। क्या लेना है, साहित्य। तो ऐसे करके आपको 1 महीना और हो जाएगा। तो देखिए अगर हम देखें तो ज्यादातर हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है आपका कितने महीने में, 4 महीने में। अब मेरे भाई ये तो 4 महीने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक चीज और याद रखना है कि इनको जो हम पढ़ रहे हैं, 1-1 घंटे आपने दिया हुआ है, 1 घंटे आप मैथ को देंगे, 5 घंटे हमारे डिवाइड हुए हैं किस किस में, आपके 2 सब्जेक्ट हैं आपके, ऐसे 4 घंटे आपके डिवाइड हो चुके हैं। 1 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे आपका अलग सा अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे जीके का अलग सब्जेक्ट है, जीके के 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। अब बचा 1 घंटे क्या करना है, तो मेरे भाई आपको इनके क्वेश्चन लगाना है। क्या लगाना है, 1 घंटे इनकी प्रैक्टिस करना है। मिक्स क्वेश्चन लगाइए आप, सेट लगाओ आप। क्या लगाइए, मिक्स क्वेश्चन। आपने जिनको पढ़ा है चैप्टर वाइज उनको पढ़ें। देखिए मुझे पता है कि पहले आपसे सेट सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको वो ढूंढना है जो आपसे बन सकता है। सेट जरूर क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए आपने भूगोल पढ़ा, भूगोल में जो भी पढ़ रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाएं, संबंधित जो भी आप पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन लगाएं 1 घंटे। क्योंकि संबंधित अगर आप प्रश्न नहीं लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा मेरे भाई। उसे आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। जैसे ही हमारा ये सिलेबस खत्म होगा और आपको संडे टू संडे यानी संडे के दिन आपको फुल टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है, संडे के दिन आपको फुल टेस्ट लगाना है। नंबर से नहीं घबराना है, कितने ही नंबर आए हमारे, 2 नंबर तो आएंगे ना, लेकिन नंबर से हमें नहीं घबराना है मेरे भाई। आपको जो है ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। चैप्टर वाइज पहले मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और जीके जो है आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए। घबराएं नहीं, थोड़ा सा इसमें से पढ़ लें, यार ये नहीं बहुत लंबा है, थोड़ा दूसरा पढ़ लें, ऐसे ही आपको पता है बच्चे अपना समय खराब करते हैं। और इन दी एंड आखिरी में सिलेक्शन तभी होगा जब तक आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अच्छा है ना, पहले से स्ट्रॉन्ग कर लें हम। तो आपके पास अभी भी समय है मेरे भाई, जिनका आरपीएफ का पेपर है या एनटीपीसी का फॉर्म डाल रहे हैं जो लोग आपके, तो उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा मैथ रीजनिंग। और जे जीके के सब्जेक्ट हैं
इन्हें सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट को स्ट्रांग बढ़ाइए, आप वैकेंसी पर ध्यान ना दें, आप सब्जेक्ट पर ध्यान दें। आपका अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। इसलिए ये जो सब्जेक्ट बताएं इनको ही आप ध्यान में रखें और एक एक करके पढ़ें। साथ साथ में आपका जो विविधता एक साथ ये चीजें याद भी नहीं होती हैं, आप उनको पढ़ना चालू करें। आप देखिए हमने 5 महीने का शेड्यूल बताया था, उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 6वें महीने में ला सकते हैं आप कंप्यूटर को। किसे ला सकते हैं आप? कंप्यूटर ले आइए, इसी में आप खेल ले आइए, ऐसे आपका सिलेबस और बढ़ जाएगा, 5वें महीने में पहुंच जाएगा आपका। तो बताओ मेरे भाई, ऐसे पढ़ेंगे तो क्या हमारा कोई सिलेक्शन रोक सकता है? अरे बोलो यस या नो। आपको मेरे भाई सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, आपको वैकेंसी के पीछे नहीं भागना है, आपको सब्जेक्ट के पीछे भागना है। आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए मेरे भाई, मेरा विनम्र निवेदन है बच्चों से, क्योंकि आज के समय बच्चे के पास सब्र नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। सिलेक्शन नौकरी कोई 2 दिन की चीज नहीं है। आज हमारे नींद सपने में आया कि हम तो ट्रेन में टिकट चेक कर रहे हैं, और जैसे ही 2-4 दिन तो वो सपना चलता है, उसके बाद जैसे ही फोर्स पड़ा के अब उसे समय देना पड़ेगा, बच्चे के सपने अरमान सारे टूट जाते हैं। सपने हमेशा बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखना चाहिए, और जब खुली आंखों से देखेंगे तो सपने वही होते हैं जो रात में आपको सोने ना दें। बंद आंखों के सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। सपनों के पीछे भागिए आप, है ना। सपनों को पूरा करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आज की इस बढ़ती जनसंख्या में, बेरोजगारी में, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं, क्योंकि आपको पता सपने सब देखते हैं, लेकिन सपने के पीछे हर कोई नहीं भागता है। ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें आप, मेरा वादा है आपसे, अगर आप ऐसे 5 महीने पढ़ते हैं आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई मैथ में कितना सिलेबस है, लोग कहते हैं सर मैथ कठिन होता है, 17 चैप्टर है भाई। अगर एक चैप्टर को आप 10 दिन भी दोगे ना तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए तो सही आप उसको। रीजनिंग सबसे बन जाती है, इजी सब्जेक्ट है, जो इजी है उसे कम टाइम दे दो आप, मैथ पे टाइम दो आप, ऐसे डिवाइड कर सकते। रीजनिंग आधे घंटे पढ़ दीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, और लास्ट में हमें लगाना है जब पेपर का आपकी डेट घोषित हो जाएगी तो आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना है। क्या लगाना है मेरे भाई? आपको जो है प्रैक्टिस सेट ही लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपकी टाइमिंग नहीं बन पाएगी और आपके पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे जो है हमें इसकी टाइमिंग और सब्जेक्टों को आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, पेपर का लेवल भी अलग अलग आएगा आपका, इसलिए अच्छे से तैयारी करें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे जो 1 साल और 2 साल से पढ़ रहे हैं, है ना, उनका अब ये स्वर्णिम समय, अगर उन्होंने अभी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया ना तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। इसलिए मेरे भाई अभी से गंभीर हो जाइए। अब आपके पास वैकेंसी भी है, जो 12वीं पास है, जो ग्रेजुएशन है, सबके लिए भर्तियां हैं। तो अब आप ये समय ना बिताएं, क्योंकि आपका समय अगर दूसरी जगह जा रहा है तो समझ लीजिए आप नौकरी से उतने ही दूर होते जा रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा दूर रहें, क्योंकि ये आपका समय को खराब कर देती है। इसलिए माना कि 6 महीने तक हम किसी को नहीं जानते हैं, अपनी पढ़ाई मतलब ही बन जाइए आप। पढ़ाई में किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज मत करिए आप। ऐसे पढ़ेंगे तो एक दिन आपकी सिलेक्शन जरूर होगा। और आपके आज का जितना स्ट्रगल है ना, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी उस दिन आपको ये स्ट्रगल समझ में नहीं आएगा। आप, आपके परिवार वाले, माता पिता और आपको पढ़ाने वाले बहुत खुशी हो जाएंगे। आपका एक ही दिन में जीवन बदल जाएगा मेरे भाई। थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि अभी आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसे नहीं है, वो दिन कौन सा होगा जिस दिन आपके पास 40 से 50 हजार रुपए हर महीने आएंगे। मतलब 40-50 हजार रुपए का मतलब 30 हजार ही मान लीजिए आप, तो 1,000 रुपए पर डे। क्या आप इतना खर्च करते हैं? अभी हम हद से हद 100-200 रुपए खर्च कर पाते हैं। फिर तो आपके पास 1,000 रुपए, सारी सुविधाएं होंगी और समाज में आपका स्थान होगा। याद रखना, केवल जीना मरना ही कुछ नहीं होता है, आप समाज में क्या करके जा रहे हैं, क्या आपको, आपके परिवार को आपके नाम से जाना जा रहा है या नहीं, या आप आवारा लोगों की गिनती में आ रहे हैं। अगर आपको सफल होना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। उन दोस्तों का साथ छोड़ दें आप जो आपका टाइम खराब करते हैं, जो आपके जो गोल है, जो लक्ष्य है, उससे डिस्टर्ब करते हैं। बुरा लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, लग जाने दो,
क्योंकि आपके पास अगर आपका भविष्य नहीं होगा ना, आप सेटल नहीं होंगे, तो फिर जो लोग आज आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको छोड़ने में एक भी मिनट नहीं लेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर लगे रहें और रेगुलर कंटिन्यूटी बनाएं, क्योंकि आप जो है पढ़ाई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी वैकेंसी आ गई फिर उसकी तैयारी करने लगते हैं। एक ही तैयारी कर लो ना मेरे भाई, यही आपके आरपीएफ में आना है, यही आपका, अगर आप जो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म डालेंगे मैथ रीजनिंग उसमें भी होने वाले हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा आपको हिंदी पढ़ लेना है ना। ऐसे करके आपको पढ़ाई करना है। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये समझ में आई होगी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे पढ़ना है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए हमें पढ़ना कैसे है, कैसे एक सिलेक्शन लेना है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वैकेंसी के साथ, नई सूचना के साथ। धन्यवाद।